हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12 और मैं उन सारे स्टूडेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा जो क्लास 11 से अब 12th में आ गए। सो यस स्टूडेंट, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास फॉर यू और ये डिसाइडर क्लास है आपके करियर को लेके कि इसके बाद ही आप अपने करियर को सेलेक्ट करेंगे कि कहाँ आपको जाना है और उसी सीरियसनेस के साथ हम इसको पढ़ेंगे भी। सो स्टूडेंट, जो क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है वो है रिलेशन एंड फंक्शन। और एक और बात मैं बताना चाहूँगा कि मैं हिंदी में पूरा एक्सप्लेन करूँगा और टर्म्स को मैं इंग्लिश में ही लिखूँगा, बट उनको हिंदी में भी मैं बताऊँगा कि उनको क्या कहते हैं। और ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद जब आप क्लास 12 के बाद कोई भी कोर्स को सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ पे फिर आपको इंग्लिश में ही सारे टर्म्स को देखने पड़ेंगे, तो हमको पहले से पता होना ही चाहिए। और इस तरह से स्टडी करने में इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों को ही आसानी होगी। तो मैं एक्सप्लेन पूरा हिंदी में कर दूंगा और जो जो भी मैं इंग्लिश में यूज करूंगा मैं उसको हिंदी में भी ट्रांसलेट कर दूंगा। सो जो फर्स्ट हम लोग का चैप्टर है विच इज रिलेशन एंड फंक्शन। सो स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और कुछ स्टूडेंट्स को इसमें हल्की सी प्रॉब्लम हो सकती है और वो इसलिए होती है क्योंकि 11th में भी हम लोगों ने ये पढ़ा था, तो अगर आपने वहां पे ठीक से थोड़ा सा नहीं पढ़ा है तो फिर यहाँ पे आपको भी प्रॉब्लम होगी होगी। लेकिन हम लोग इसीलिए स्टार्ट करने से पहले, क्लास 12 का स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम वो सारे कॉन्सेप्ट देखेंगे जो हम लोग यूज करेंगे क्लास 12 के रिलेशन एंड फंक्शन में। सो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। सो पहले थोड़ा सा रिवाइज भी देखते हैं। हम लोगों ने जो क्लास 11th में देखे थे वो देखा था सेट्स। मैं उन सारे कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ जो हम लोग इसमें यूज करेंगे। थोड़ा सा हल्का सा मैं आपको एक बार रिमाइंड करा दूंगा कि क्या होता था। सेट्स यानी समुच्चय और रिलेशन एंड फंक्शन को हम लोग कहते हैं संबंध एवं फलन। सेट्स, उसके बाद हम लोगों ने देखा था ऑर्डर्ड पेयर, इसको हम लोग कहते हैं क्रमित युग्म। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कार्टेशियन प्रोडक्ट और इसको हम लोग कहते थे हिंदी में कार्तीय गुणन। और फिर उन्होंने देखा था रिलेशन, जिसको हम लोग कहते हैं संबंध। सो ये चार कॉन्सेप्ट हमको पता होना चाहिए। इतना तो पता ही होना चाहिए बेसिक कि हम लोग इसके क्वेश्चंस को कर सके। तो एक बार ये चारों हम लोग देखते हैं। सेट्स आपको पता ही है क्या होता है। सेट्स एक कलेक्शन होता है थिंग्स का, चीजों का कलेक्शन होता है और ये वेल डिफाइंड होता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको इसमें तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं सेट्स में। और अब देखते हैं हम लोग ऑर्डर्ड पेयर। सो बट एक एग्जांपल मैं दे देता हूं सेट्स का। अच्छा, कि अगर मैं बोलूं कि कलेक्शन ऑफ इवन नंबर, सो इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर ए से और करली ब्रैकेट में इसको हम लोग नोट करते हैं। सो 2 4 6 8, सो ये कलेक्शन हो जाएगा ऑफ इवन नंबर। और उन्हीं सारे कलेक्शन को कहते हैं जो एकदम क्लियर होते हैं, हमको पता होता है कौन सा एलिमेंट्स इसमें आएगा और कौन सा नहीं आएगा। जैसे अगर मैं कहूं कि टफ क्वेश्चन ऑफ मैथमेटिक्स, तो ये एक सेट नहीं होगा क्योंकि अलग अलग लोगों के लिए मैथमेटिक्स अलग अलग हो जाएगा। जो कलेक्शन है वो हमारा पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए। अगर हो रहा है तो फिर वो कलेक्शन तो हो सकता है बट सेट नहीं हो सकता है। तो कलेक्शन ऑफ टफ क्वेश्चन ये एक सेट नहीं है क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन चेंज होगा। किसी को टफ क्वेश्चंस कुछ और लगेंगे, किसी को कुछ और टफ क्वेश्चंस लगेंगे। सबके सेट्स, सबके कलेक्शन अपने अलग अलग होंगे, तो उसे हम लोग सेट्स नहीं कहेंगे। अब हम लोग देखते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर में या क्रमित युग्म में हम लोग नंबर्स को एक पेयर में नोट करते थे और पेयर में नोट करने के बाद ये इंपॉर्टेंट था कि इसका ऑर्डर मैटर करता है। मतलब ऑर्डर चेंज, तो फिर सपोज अगर ये 6 5 है तो ये दोनों अलग अलग है, ये दोनों सेम नहीं है, तो इसीलिए हम लोग इसको कहते थे ऑर्डर पेयर। क्योंकि अगर ऑर्डर चेंज हुआ तो फिर ये भी चेंज हो जाएगा। इसको हम लोग समझ सकते हैं कि अगर ये 5 6 है, सपोज 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, सो 5 6 वाला जो पॉइंट है वो आएगा यहाँ पे, वो आएगा यहाँ पे। ठीक है, 5 and 6, 1 2 3 4 5 6, और जो 6 5 वाला पॉइंट है वो आएगा 1 2 3 4 5 6 और 5, वो आएगा पॉइंट यहाँ पे।
तो ये एक अलग पॉइंट है और ये एक अलग पॉइंट है। तो ऑर्डर पेयर्स में हम लोग क्या करते हैं, नंबर्स को एक पेयर में नोट करते हैं और उनमें ऑर्डर मैटर करता है, इंपॉर्टेंट होता है उसमें ऑर्डर चेंज, तो फिर वो ऑर्डर पेयर भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सो ये था हमारा ऑर्डर पेयर। ओके, सो अब हम लोग देखेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। आई होप कि आपको आता होगा, बट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सो कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम लोग को एक सेट होता था, सपोज 1 2 3, और एक और सेट होता था 4 5, और कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लोग डिनोट करते थे A क्रॉस B से। और एक और बात कि A क्रॉस B, B क्रॉस A में डिफरेंस होगा, वो क्या डिफरेंस होगा अभी हम लोग देख लेते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता था, कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम A और B के एलिमेंट्स को पेयर में नोट करते थे, और अगर A पहले है तो A के एलिमेंट पहले होंगे, और B बाद में है तो B के एलिमेंट बाद में होंगे। कैसे हम लोग इसको ऐसे नोट करते थे, एक ऑर्डर पेयर में नोट करते थे इन सबको। सो 1 4, 1 का 4 के साथ भी होगा, 5 के साथ भी हम लोग कंबाइन करेंगे 1 को, 1 5, इसके बाद 2 4 2 5 एंड 3 4 3 5। सो ये सारे हैं A क्रॉस B या कार्टेशियन प्रोडक्ट। और कितने एलिमेंट्स बनेंगे, एक क्वेश्चन ये कि कितने एलिमेंट्स होंगे जब हम A क्रॉस B करेंगे। इसमें जरा देखिए 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B। ये डिनोट करता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B। तो नंबर ऑफ एलिमेंट A में कितने थे 3 और B में कितने थे 2। सो 3 into 2 विल बी इक्वल टू 6। सो ये हो जाएगा टोटल एलिमेंट 6। तो इस फॉर्मूले से हम लोग फाइंड आउट करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो ये है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब A क्रॉस B जो है वो तो ये है, और B क्रॉस A कैसे होगा, B क्रॉस A होगा 4 के एलिमेंट्स, B के एलिमेंट्स पहले आएंगे और A के एलिमेंट्स बाद में आएंगे। सो इसी को अगर हम रिवर्स में लिखते हैं, मींस 4 1 5 1 4 2 5 2 4 3 एंड 5 3। सो ये जो है हमारे वो B क्रॉस A के एलिमेंट हो जाएंगे। अच्छा, एक और बात है कि अगर मैं इसको पहले लिखूं 1 5 को पहले लिखूं, 1 4 को बाद में लिखूं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एक्चुअली में ये क्या है, ये एक सेट है और सेट्स में एलिमेंट्स को हम आगे पीछे लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज A क्रॉस B एंड दिस इज B क्रॉस A। सो आई होप कि आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट रिमाइंड हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं रिलेशन। एक्चुअली यही हमको और अच्छे से देखना है। सो स्टूडेंट्स देखते हैं आप रिलेशन। सो अगर हम लोग मैथमेटिकल डेफिनेशन की बात करें, तो अगर दो सेट A और B हैं जो नॉन एम्प्टी हैं, मतलब ये इनमें कोई ना कोई एलिमेंट है, ये एकदम खाली नहीं है, दो सेट हैं A और B नॉन एम्प्टी, और तो रिलेशन जो होगा वो सबसेट होगा A क्रॉस B का। जो रिलेशन होगा वो सबसेट होगा A क्रॉस B का। अब आप कहेंगे, और ये सबसेट का मतलब क्या होता है, उपसमुच्चय। ठीक है, ये हम लोगों ने 11th में भी देखा था, लेकिन इसको अच्छे से समझने के लिए पहले हम एक एग्जांपल करते हैं, फिर इस डेफिनेशन को भी देखेंगे। ठीक है, नहीं समझ में आया तो नो प्रॉब्लम, अभी हम लोग एक एग्जांपल करेंगे, सब क्लियर हो जाएगा। तो सपोज एक सेट A और ये है, सपोज करिए सचिन और पीवी सिंधु। आई होप कि आपको इनके नाम पता होंगे। और विराट नहीं, विश्वनाथन आनंद, मैं केवल विश्वनाथन यहां पे लिख दे रहा हूं। और यहां पे मैं सेट बी में ले रहा हूं क्रिकेट, टेनिस,
और चेस, बैडमिंटन, बैडमिंटन, ठीक है। अब अगर हम इसका ए क्रॉस बी फाइंड आउट करें, ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी जब हम इनका निकालेंगे तो ए का हर एक एलिमेंट को हम लोग कंबाइन करेंगे, बी के सारे एलिमेंट से उसको ऑर्डर पेयर में हम लोग नोट करेंगे। तो इस तरह से करेंगे। सचिन का मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, सचिन का किससे हो जाएगा? क्रिकेट से। सचिन का हो जाएगा टेनिस से, और इसी तरह सचिन का चेस से भी होगा, और इसी तरह सचिन का बैडमिंटन से भी होगा। फिर पीवी सिंधु का, मैं केवल पीवी लिख रहा हूं यहाँ पे, पीवी का क्रिकेट से भी होगा, क्रिकेट से भी होगा, पीवी का टेनिस से भी होगा, पीवी का चेस से भी होगा, और पीवी का बैडमिंटन से भी। हम लोग कंबाइन करेंगे, बैडमिंटन से भी कंबाइन करेंगे। फिर विश्वनाथन आनंद को भी करेंगे, विश्वनाथन आनंद क्रिकेट से भी होंगे, और विश्वनाथन आनंद हमारे बैडमिंटन से भी होंगे, बैडमिंटन से भी होंगे, ठीक है। अब ये तो हो गया ए क्रॉस बी, हमने सबको हर एक के साथ ऑर्डर्ड पेयर में नोट कर दिया। हर एक एलिमेंट, ए के हर एक एलिमेंट को बी के सारे एलिमेंट से हम लोग और कंबाइन करके ऑर्डर्ड पेयर में हम लोगों ने नोट कर लिया। अब रिलेशन क्या होगा? रिलेशन का मतलब है कि अब हम कोई ऐसी कंडीशन अप्लाई कर दें, ठीक है। और कंडीशन कैसी हो सकती है? जैसे मैंने लिखा कि ए प्लेस बी, यानी जो सेट ए के एलिमेंट हैं वो खेलते हैं सेट बी के एलिमेंट को, ठीक है। तो फिर जरा देखिए हमको किससे किससे कंबाइन करना होगा। सचिन क्या खेलते हैं? सचिन खेलते हैं क्रिकेट। पीवी सिंधु क्या खेलती है? पीवी सिंधु आई होप को पता होगा, बैडमिंटन। और विश्वनाथन आनंद क्या खेलते हैं? चेस। और अगर इसमें कोई छूट भी जा रहा है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। हमको बस ए प्लेस बी को देखना है, और इसको हम लोग ऐसे नोट करते हैं, ए आर बी से भी कर सकते हैं, और एलिमेंट ए के से एलिमेंट सॉरी सेट ए के एलिमेंट्स को ए लिख सकते हैं, और सेट बी के एलिमेंट्स को हम लोग लिख सकते हैं बी, और हम लोग लिख सकते हैं ए आर बी, वेयर जहां ए प्लेस, या वेयर आर का मतलब होता है प्लेस, यानी आर का मतलब है कि ए खेलता है बी को। तो अब इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, इसको हम लोग इस तरह से डिनोट करेंगे आर। सो आर में कौन कौन से आ जाएंगे? सचिन किसको खेलता है? क्रिकेट को, सचिन आ जाएंगे क्रिकेट, इसमें ये वाला एलिमेंट आएगा। उसके बाद पीवी सिंधु आएंगी बैडमिंटन, पीवी आ जाएंगी बैडमिंटन के साथ, और विश्वनाथन आनंद आ जाएंगे चेस के साथ, चेस के साथ। तो हम देख सकते हैं जब उन्होंने स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था कि जो आर रिलेशन होता है, आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो ये ए क्रॉस बी था, और जो आर आया है वो सबसेट है, यानी उप समुच्चय है किसका? ए क्रॉस बी का, क्योंकि इसके जो एलिमेंट्स हैं आर के वो कहां से आ रहे हैं? इसी में से आ रहे हैं। तो इसको हम लोग कहेंगे रिलेशन। तो आई होप कि आपको रिलेशन समझ में आ रहा होगा। रिलेशन में हमको एक कंडीशन के साथ ए के सेट को बी के साथ कंबाइन कर देते हैं। कार्टेशियन में तो हर एक को करना होता है विदाउट एनी कंडीशन, और रिलेशन में किसी कंडीशन के साथ हम लोग कंबाइन करते हैं, और वो कंडीशन जो फॉलो करते हैं, जो एलिमेंट्स फॉलो करते हैं, वही रिलेशन में आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया रिलेशन। अब हम लोग बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। कोडोमेन, ठीक है। तो डोमेन और रेंज क्या है? आई होप कि आपको पता होगा, बट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। डोमेन, तो जो रिलेशन में, याद रखिएगा, रिलेशन में जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं वो हो जाएंगे डोमेन। डोमेन, और मैं रिलेशन में बता रहा हूं, फंक्शन में थोड़ी सी डेफिनेशन डोमेन की अलग हो जाएगी, बट अभी हमको रिलेशन के हिसाब से समझना है इसको, ठीक है। तो डोमेन क्या हो जाएगा? सचिन, जो फर्स्ट एलिमेंट होंगे, सचिन, पीवी सिंधु, रिलेशन के ही फर्स्ट एलिमेंट,
एंड विश्वनाथन। विश्वनाथन, तो ये हो जाएगा हमारा डोमेन, ये हो जाएगा डोमेन। अब अगर हम लोग बात करें रेंज की, तो जो सेकंड एलिमेंट है, वो हमारे हो जाएंगे रेंज। सो क्रिकेट, बैडमिंटन एंड चेस, तो ये हमारे हो जाएंगे सेकंड एलिमेंट क्या, रेंज। और ये क्या होगा, कोडोमेन क्या होगा, याद रखिएगा, इसको कंफ्यूज मत करिएगा। कोडोमेन, सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी, सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी, यानी इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, क्रिकेट भी आ जाएगा, इसमें आ जाएगा टेनिस, इसमें आ जाएगा चेस भी आ जाएगा, और इसमें आ जाएगा बैडमिंटन। सो ये हो जाएगा डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। सो स्टूडेंट्स देखते हैं एक और एग्जांपल। मैं इसलिए कि एग्जांपल ले रहा हूं ताकि एकदम क्लियर हो जाए, क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। सो सपोज मैंने एक सेट लिया A और मैंने लिखा सेट 1 में 1 2 3, और सेट B में मैंने लिया 2 3 4, या केवल 2 3 ले लिया, 2 3 ले लिया। सो अब मैं अगर एक रिलेशन डिफाइन करूं कि A plus B is equals to 4, रिलेशन डिफाइन किया A plus B is equals to 4, where A बिलोंग करता है किसको, सेट A को, और B बिलोंग करता है सेट B को, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, ये बिलोंग का साइन है, A बिलोंग करता है A को, और B जो बिलोंग करता है वो सेट B को। तो सबसे पहले तो इसका A क्रॉस B हमको देखना पड़ेगा, A क्रॉस B देखेंगे, और A क्रॉस B देखेंगे तो हम देखेंगे 1 2 1 3 2 2 2 3 एंड 3 2, B belongs to B, 3 2 and 3 3 3 3। सो ये हो जाएंगे हमारे कितने एलिमेंट, 6, क्योंकि ये 3 है और ये 2, तो इनका मल्टीप्लाई से आ जाएगा 6 एलिमेंट्स हो गए भी। अब रिलेशन में हमारे वही आएंगे जिनमें दोनों के एलिमेंट को ऐड करने पे क्या आ रहा हो, 4 आ रहा। तो रिलेशन क्या हो जाएगा, जरा देखिए, क्या इन दोनों को A और B को ऐड करने पे 4 आ रहा है, नहीं, इसका मतलब ये रिलेशन में नहीं आएगा। इसको ऐड करने पे आ रहा है, हाँ आ रहा है, तो 1 और 3 को ऐड करेंगे तो आएगा 4, और 2 को भी ऐड करने पे आएगा 4, और ना तो इससे आएगा, या ना तो इससे, और ना ही इससे। सो हमारे रिलेशन में कितने आ जाएंगे, 1 3 और 2 2। ये हमारे रिलेशन को करेंगे सेटिस्फाई, ओके। और इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा 1 and 2, और इसका रेंज हो जाएगा 3 and 2 और 2 and 3, और कोडोमेन हो जाएगा 2 and 3, ये भी हो जाएगा 2 and 3। सो डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। सो ये हो गया रिलेशन A और B में। अब स्टूडेंट्स एक चीज और है कि रिलेशन के लिए जरूरी नहीं है कि हमारे पास 2 सेट हो, एक सेट भी होगा तो भी हम उससे कर सकते हैं, और उसको कहते हैं, सपोज करिए अगर एक सेट है और हमने निकाल लिया A क्रॉस A, और A सेट मैंने ले लिया 1, यही ले लेते हैं 1 2 3। सो A क्रॉस A क्या हो जाएगा, A क्रॉस A हो जाएगा 1, या मैं इस तरह से लिख रहा हूं, आपको और क्लियर हो जाएगा, 1 2 3। सो A क्रॉस A का मतलब है कि A के सारे एलिमेंट्स का इससे होगा, यानी 1 1 होगा, 1 का 2 से होगा, 1 का 3 से होगा, और इसी तरह 2 का भी होगा, 2 का 1 से, 2 का 2 से, 2 का 3 से, और 3 का 1 से, 3 का 2 से, और 3 का 3 से। और कितने एलिमेंट्स आएंगे, टोटल 9 एलिमेंट्स आएंगे, क्योंकि 3 है और 3 है, टोटल 9 एलिमेंट्स आएंगे। तो जरूरी नहीं कि अलग अलग दोनों सेट हो, एक ही सेट पे हो जाता है, और इसको हम लोग बोलते हैं रिलेशन ऑन सेट ए। जब हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे तो बहुत बार ये सेंटेंस आएगा, रिलेशन ऑन सेट ए। तो रिलेशन ऑन सेट ए या समुच्चय ए पर संबंध,
ये जब शब्द आएगा तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है ए क्रॉस ए की बात हो रही है और उसमें से हमको रिलेशन लेना है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, रिलेशन ऑन सेट ए, इसका मतलब ये होता है। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे आइडेंटिटी रिलेशन एंड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। मैंने दोनों को एक साथ लिया है क्योंकि दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो हम लोग कंपेयर भी कर लेंगे एक ही साथ और वो डिफरेंस भी हम लोग इजिली समझ लेंगे और कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। और आइडेंटिटी रिलेशन को हिंदी में कहते हैं तत्समक और रिफ्लेक्सिव को कहते हैं स्वतुल्य, ये ध्यान रखिएगा। सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं और पहले ये सब देखने से पहले उनको देख के डरना भी नहीं है। ठीक है, एक एक चीज क्लियर होगी। ठीक है, बट उससे पहले हम ये डेफिनेशन देखते हैं और थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आइडेंटिटी रिलेशन के बारे में। ये एक ऐसा रिलेशन होता है जिसमें हर सेट का हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड होता है, इसलिए इसका नाम है आइडेंटिटी। सेट का हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड होता है तो इसलिए आइडेंटिटी है। ऐसे कुछ डेफिनेशन इसकी भी है बट थोड़ा सा डिफरेंस है, वो समझते हैं। तो जरा देखिए, लिखा है इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, मैंने यहाँ पे सेट ए लिया है और उसका ए क्रॉस ए लिया है और इसी से हम लोग को रिलेशन भी मिलना है। तो लेट ए इज इक्वल्स टू 1 2 3, 3 एलिमेंट्स है और डेफिनेशन है इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, एवरी मतलब 1 भी 2 भी और 3 भी, ये सारे एलिमेंट्स, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, अगर किसी सेट का हर एक एलिमेंट केवल और केवल खुद से रिलेटेड है तो ऐसे रिलेशन को हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। इसको हम लोग एग्जांपल से भी समझ लेते हैं। तो सपोज करिए यहाँ पे R1 है, तो R1 क्या आइडेंटिटी रिलेशन होगा? 1 1 2 2, मैंने बोला था एवरी एलिमेंट 3 3 नहीं है, इसका मतलब है कि ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। ठीक है, ये आइडेंटिटी नहीं है। अब सेकंड वाले को देखते हैं, 1 1 2 2 3 3, सेट ए का हर एक एलिमेंट केवल और केवल खुद से ही रिलेटेड है, इसका मतलब है कि ये हमारा आइडेंटिटी रिलेशन है। थर्ड वन 1 1 2 2 3 3 एंड 2 1, जरा देखिए इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, तो यहां तक अगर बात करें, यहां तक केवल बात करें तो ये सही है। एवरी एलिमेंट ऑफ ए, हर एक एलिमेंट ए का हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड है, 1 भी 1 है, 2 से 2 है और 3 से 3 है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज लिखी, क्या? ओनली, केवल खुद से ही रिलेटेड होना चाहिए और किसी से नहीं। तो 2 तो यहाँ 2 से रिलेटेड है, ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे जरा देखिए 2 किसी और से भी रिलेट हो गया, 2 1, इसका मतलब है कि ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाता है फॉल्स। सो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो अगर मैं नॉर्मल शब्द में इसको भी बोलूं कि व्हाट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो इसमें भी उस रिलेशन को हम लोग कहेंगे जिसमें किसी सेट का हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो, किसी सेट का हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो। अब आप कहेंगे सर यही तो आपने इसमें बताया था और यही तो आपने इसमें बताया, तो जरा देखिए डेफिनेशन में जरा सा अंतर है। क्या अंतर है? यहाँ पे फॉर सेट ए आर इज रिफ्लेक्सिव, किसी सेट ए के लिए। और एक और बात, मैंने जो ए सेट लिया है वो यही वाला सेट है जिसमें एलिमेंट कौन से हैं, 1 2 और 3। सो फॉर सेट ए आर इज रिफ्लेक्सिव, किसी सेट ए के लिए आर रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। कब होगा? कब होगा? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, इसका हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड होगा। अब यहाँ पे जरा देखिए, यहाँ पे था ओनली और यहाँ पे है केवल इटसेल्फ तक। जरूरी नहीं हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं कि केवल खुद से ही होना चाहिए, और किसी से भी हो सकता है। खुद से तो होना ही चाहिए, खुद से होना ही चाहिए, बट और किसी से भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, इसको देखते हैं। और हाँ, एक चीज और, यहाँ पे मैंने आपको ये नहीं बताया, इसका मतलब क्या है? तो जरा देखिए, जब हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड होगा यानी ए से रिलेटेड होगा, ये ए है क्या? ये ए है क्या? ये ए सेट ए के सारे एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वो कह रहा है कि अगर कोई ऐसा रिलेशन है, और उसको कैसे डिनोट करते हैं हम लोग? आई से डिनोट करते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन को आई से डिनोट करते हैं। तो अगर हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड है और ये सारे ए किसको बिलोंग करते हैं? ए को, तो फिर आइडेंटिटी रिलेशन होगा अगर ये डेफिनेशन पूरी फुलफिल होती है। ओके, अब वापस से आते हैं अपने रिफ्लेक्सिव पे, इसको भी समझते हैं। फॉर सेट ए आर इज रिफ्लेक्सिव इफ ए कॉमा ए, यानी हर एक एलिमेंट, यहाँ पे लिखा है ना फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, यानी सेट ए का हर एक एलिमेंट
अगर खुद से रिलेटेड है तो हम लोग कहेंगे कौन सा है, रिफ्लेक्सिव। अब बस यही कंफ्यूजन होती है कि यहाँ भी वही बात, यहाँ भी वही बात, लेकिन डिफरेंस ये है कि यहाँ पे ओनली है और यहाँ पे ओनली नहीं है। ठीक है, यहाँ पे केवल खुद से ही होना चाहिए और किसी से नहीं, और यहाँ पे क्या है, खुद से तो होना चाहिए और अगर और किसी से भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जरा देखते हैं, ये सारे रिलेशन से हमको एकदम क्लियर हो जाएगा। जरा देखिए R1, यहाँ पे मैं जरा देखिए आइडेंटिटी भी नोट कर देता हूँ और रिफ्लेक्सिव भी, हम लोग दोनों ही चेक कर लेते हैं कि आइडेंटिटी है कि रिफ्लेक्सिव। सो R1 है, 1 1 है, 2 2 है, सेट इसी की बात हो रही है 1 2 3, तो आइडेंटिटी तो नहीं है। क्या रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव में भी क्या लिखा हुआ है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, हर एक एलिमेंट क्या है, खुद से रिलेटेड, 1 1 2 2 में नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये भी रिफ्लेक्सिव नहीं है। R2 को देखते हैं, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, अभी उन्होंने देखा ये आइडेंटिटी है, और 1 1 2 2 यानी ए के सारे एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड है, तो इसका मतलब है कि ये रिफ्लेक्सिव भी है। अब R3 में धीरे देखिए, ये जो है ये हमको डिफरेंस बताएगा, 1 1 2 2 3 3 और 2 1 भी, ठीक है, जो मैंने यहाँ लिया था वो यहाँ भी है। तो क्या ये आइडेंटिटी है? नहीं, क्योंकि सारे एलिमेंट्स खुद से तो हैं, लेकिन केवल और केवल खुद से नहीं है, किसी और से भी है, इसलिए आइडेंटिटी नहीं हो सकता। रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव है, कि ये थोड़ा ना इससे छोटा सेट है रिफ्लेक्सिव से, और रिफ्लेक्सिव इसका थोड़ा सा और बड़ा फॉर्म है। और एक और बात कि हर एक रिलेशन जो आइडेंटिटी होगा वो रिफ्लेक्सिव भी होगा। जरा देखिए, जो रिलेशन आइडेंटिटी है वो रिफ्लेक्सिव भी है, लेकिन जरूरी नहीं कि जो रिफ्लेक्सिव है वो आइडेंटिटी भी हो। जरा देखिए, ये रिफ्लेक्सिव तो है बट आइडेंटिटी नहीं है, तो आइडेंटिटी विल ऑलवेज बी रिफ्लेक्सिव, ठीक है, लेकिन हर एक रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी नहीं होगा। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं सिमेट्रिक रिलेशन, एक नया रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं सममित, ठीक है। सो अब इसकी डेफिनेशन क्या है, ये भी बहुत इजी सा है। फॉर सेट ए, अगर कोई सेट ए है, और मैंने यहाँ भी सेट ए क्या लिया है, 1 2 3, सो फॉर सेट ए R इज सिमेट्रिक, रिलेशन R को हम लोग सिमेट्रिक कहेंगे यानी सममित कहेंगे इफ, यदि A भी बिलोंग्स टू R है तो फिर B A भी बिलोंग्स टू R हो। इसका मतलब है कि अगर 2 3 बिलोंग करते हैं रिलेशन को, तो फिर 3 2 भी रिलेशन को बिलोंग करने चाहिए। अगर मान लीजिए 1 2 है और 2 1 है, तो फिर ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा। और इसमें एक और बात है, अभी तक हमने जो दो आइडेंटिटी रिलेशन देखे और रिफ्लेक्सिव रिलेशन देखे, उसमें हमने देखा था सारे एलिमेंट्स का खुद से होना चाहिए, तो यहाँ पे सारे एलिमेंट्स का होने की जरूरत नहीं है कि हर एक का हो। वो मैं आपको समझाता हूँ भी और क्लियर हो जाएगा। जरा देखते हैं, ये सारे रिलेशन देखते हैं तो एकदम क्लियर हो जाएगा। तो फॉर सेट ए R इज सिमेट्रिक इफ A B belongs to R, so B A B belongs to R होना चाहिए। तो फर्स्ट वाले को देखते हैं, R1 को, और क्योंकि हमने दो और इम्पोर्टेंट रिलेशन पढ़ ली है तो उन सबको देखते हैं। यहाँ पे मैं आइडेंटिटी रिलेशन को भी चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव को भी चेक करेंगे, और अब हम लोग सिमेट्रिक को भी चेक करेंगे, और मैं आपको समझाता भी जाऊंगा कि कौन क्यों है कोई रिलेशन और क्यों नहीं है। सो आई, क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है? 1 2 3 हर एक का खुद से होना चाहिए, तो 1 1 का है, 2 2 का नहीं है, बस आगे चेक ही नहीं करना है, एक का भी नहीं है, आइडेंटिटी नहीं हो सकता, तो आइडेंटिटी नहीं है। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? नहीं, क्योंकि 2 2 छूट रहा है इसमें, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। क्या सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक में मैंने बताया कि अगर ए बी है तो बी ए बी होना चाहिए, 1 1 है तो इसका उल्टा 1 1 भी है, 1 2 है बट इसका उल्टा 2 1 नहीं है, तो 1 2 है बट 2 1 नहीं है, इसका मतलब है सिमेट्रिक नहीं है। एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं ताकि आपको और इजीली क्लियर हो जाए कि अगर मान लीजिए 3 3 है सेट में, ठीक है, और तो अगर 3 3 है तो इसका उल्टा भी क्या होगा, ए बी है तो ए बी का उल्टा बी ए, लेकिन अगर ए ए है तो ए ए का उल्टा क्या होगा, वो भी तो ए ए ही होगा,
यानी अगर 3 3 है तो उसका उल्टा भी क्या होगा, 3 3 ही होगा। तो अगर 3 3 है तो ये सिमेट्रिक है। तो ये दूसरा 3 3 हम लोग नहीं देखेंगे, क्योंकि हम लोग इसको एक सेट में लिखते हैं और सेट में एक ही टाइप के एलिमेंट दो बार नहीं लिखे जाते। तो 3 3 है और उसका उल्टा 3 3 भी यही है, ठीक है, इसी को हम लोग मानेंगे। तो अगर 1 1 है तो इसका उल्टा 1 1 भी यही है, 1 2 है तो इसका उल्टा 2 1 है, नहीं है, इसका मतलब है सिमेट्रिक नहीं है। आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। इसको देखो, 2 3 है, 3 2 है, 1 3 है, 3 1 है। जरा देखिए, 2 3 है तो 3 2, 1 3 है तो 3 1। तो इसका मतलब है कि ये सिमेट्रिक तो है, क्योंकि ए भी है तो बी ए भी है। मैं फिर बता रहा हूं आपको, कंफ्यूजन होती है कि सर हर एक एलिमेंट का होना चाहिए कि 1 2 है तो फिर 2 1 भी हो, और 2 3 है तो 3 2 भी होना चाहिए, और अगर 1 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए। जरूरी नहीं है सर, हर एक एलिमेंट्स में नहीं बोला गया, बट जो एलिमेंट रिलेशन में है, जो भी एलिमेंट रिलेशन में आता है उसका उल्टा भी होना चाहिए। 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए। अगर इतना भी है और बाकी सब नहीं है तो ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा, भले ही ए 1 2 3 और 4 5 और भी एलिमेंट्स हो सेट ए में, लेकिन अगर 1 2 है किस रिलेशन में और 2 1 भी है तो ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन होगा। हर एक एलिमेंट का होना जरूरी नहीं है, लेकिन जो है उसका उल्टा जरूर होना चाहिए, ठीक है। तो 2 3 है, 3 2 है, 1 3 है, 3 1 है, इसका मतलब सिमेट्रिक है। क्या रिफ्लेक्सिव है? बिल्कुल नहीं है। आइडेंटिटी तो नहीं है, ठीक है। थर्ड वाले को चेक करते हैं। 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, और 4 5 भी है, और यहाँ पे तो A 1 2 3 है, और आइडेंटिटी में तो केवल खुद से होना चाहिए, किसी और से हो ही नहीं सकता है, तो ये नहीं है। 1 1 2 2 3 3 और 4 5 4 5। अच्छा 5 तो मैंने A में ही नहीं लिया, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, सॉरी, इसको मैं ले लेता हूँ 4 भी नहीं, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 2 3 ले लेता हूँ, ठीक है। 2 3, वरना तो फिर सेट कोई बिलोंग नहीं करेगा, तो फिर रिलेशन तो होगा ही नहीं किसी भी उसका, क्योंकि 4 तो है ही नहीं। तो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, और 2 3 भी है, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? सारे एलिमेंट्स खुद से रिलेटेड हैं, और अगर किसी और से भी हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है रिफ्लेक्सिव में, तो इसका मतलब है कि ये रिफ्लेक्सिव है। क्या ये सिमेट्रिक है? 1 1 है, 1 1 का उल्टा 1 1 भी है, 2 2 है, 2 2 का उल्टा 2 2 भी है। मैंने बताया था ना, दो बार नहीं लिखना है, इसका उल्टा भी यही मानेंगे। 3 3 है, इसका उल्टा 3 3 भी है, 2 3 है बट इसका 3 2 नहीं है, और नहीं है तो फिर सिमेट्रिक तो नहीं, ठीक। अब जरा देखते हैं, इसको देखते हैं। 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, सो 1 1 है, 2 2 है, 3, इसका मतलब आइडेंटिटी है, क्योंकि हमारे 1 2 3 ही है, हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड है, और केवल खुद से रिलेटेड है इसलिए तो है। इसका मतलब है आइडेंटिटी है तो फिर रिफ्लेक्सिव होना ही है, क्योंकि हर एक आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव होता ही है। और सिमेट्रिक है, 1 1 है तो 1 1 का उल्टा 1 1 भी है, 2 2 है तो 2 2 का उल्टा 2 2 भी है, 3 3 है तो 3 3 का उल्टा 3 3 भी है। मैंने बताया दो बार नहीं लिखेंगे, इसका उल्टा भी यही मानेंगे, तो इसका मतलब है कि ये तो सिमेट्रिक ही है। और इसको चेक करते हैं, 2 2, इसमें कंफ्यूजन हो सकती है, ठीक है। तो आइडेंटिटी तो नहीं है, रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, क्या सिमेट्रिक है? यस सिमेट्रिक है। 2 2 है और 2 2 का उल्टा भी 2 2 है, इसका मतलब है कि ये सिमेट्रिक भी है। सो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये रिलेशन समझ में आया होगा। सिमेट्रिक में जो भी एलिमेंट्स हैं उनका, रिलेशन में जो भी एलिमेंट्स हैं उनका उल्टा जरूर होना चाहिए, अगर नहीं है तो फिर वो सिमेट्रिक नहीं है। और एक और चीज है कि अगर कोई रिलेशन R है, मैं सिमेट्रिक का ही एक और बता रहा हूँ डेफिनेशन, ठीक है। अगर कोई रिलेशन R है और अगर R इनवर्स का मतलब क्या होता है कि उसको उल्टा करके लिख दिया जाए, तो कोई रिलेशन R है और उसका R इनवर्स दोनों क्या है? इक्वल है, तो उसको रिलेशन को हम लोग क्या कहेंगे? सिमेट्रिक कहेंगे। क्या मतलब है और समझते हैं। सपोज करिए कौन सा रिलेशन सिमेट्रिक है? ये वाला सिमेट्रिक। तो अगर इसको हम लोग उल्टा कर दें, 2 3 को क्या कर दें? 3 2 कर दें, 3 2 को क्या कर दें? 2 3 कर दें, 1 3 को क्या कर दें? 3 1 कर दें, और 3 1 को क्या कर दें? 1 3 कर दें। मैंने सब एलिमेंट्स को ऑर्डर चेंज कर दिया है,
और अब लिख दिया, तो ये इस R का इस वाले का ये क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि R ये वाला R2 और ये वाला R, ये दोनों क्या है, इसको हम लोग R2 का इनवर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, R2 और R2 का इनवर्स सेम है, 3 1 है, 2 3 है, 2 3 है, 3 1 है और 1 3 भी है, 1 3 भी है। अच्छा, मैंने 3 1 दो बार लिख दिया है, 3 1 दो बार लिख दिया, 2 3 है तो इसका 3 2 होना चाहिए, 3 2 होना चाहिए। 2 3 का उल्टा 3 2 है और 3 2 का उल्टा 2 3 है, 1 3 का उल्टा 3 1 है और 3 1 का उल्टा 1 3 है, बट दोनों ही सेम है। जैसे एलिमेंट इसमें वैसे एलिमेंट इसमें। और अगर कुछ ऐसा होता है कि R और उसको ऑर्डर चेंज करने पे भी जो R इनवर्स आता है वो दोनों इक्वल है, तो वो रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। ये मल्टीपल चॉइस में पूछ लेता है एग्जाम, ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट रिलेशन देखते हैं। सो स्टूडेंट, द नेक्स्ट रिलेशन इज ट्रांजिटिव रिलेशन। बट इसको स्टार्ट करने से पहले मैं सिमेट्रिक का एक एग्जांपल और देना चाहता हूँ और आपको और समझाना चाहता हूँ उसमें कि जरा देखिए, इसमें अगर एक रिलेशन ऐसे डिफाइन है, मान लीजिए L is a set of lines on a plane। L एक सेट है, L एक सेट है और किसका सेट है, लाइंस का सेट है जो एक प्लेन पर है। ठीक है, तो अगर मैं इसमें से एक रिलेशन डिफाइन करूं, एक रिलेशन R है और वो इस रूल को फॉलो करता है क्या, कि X ये लाइन L1 इज परपेंडिकुलर L2। जरा देखिए, सिमेट्रिक रिलेशन कब होता है, सिमेट्रिक रिलेशन तब होता है जब 1 2 है तो 2 1 भी है। अगर रिलेशन में 1 2 है तो रिलेशन में 2 1 भी होना चाहिए, यानी 1 का जो रिलेशन 2 से है, अगर वही 2 का रिलेशन भी 1 से है तो उसको हम लोग कहते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। तो जरा देखिए, क्या ये रिलेशन कि L1 इज परपेंडिकुलर L2, क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है? क्या जो L1 का L2 से रिलेशन है वही L2 का L1 से भी रिलेशन है? तो जरा देखिए, इफ L1 इज परपेंडिकुलर क्या L2 पे, मान लीजिए एक लाइन है और ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, दिस इज L1 एंड दिस इज L2, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि L2 भी परपेंडिकुलर है L1 पर। तो अगर कोई एक रिलेशन ऐसे डिफाइन है कि L1 इज परपेंडिकुलर L2, तो L2 भी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। यानी L1 अगर L2 आता है रिलेशन में तो L2 L1 भी रिलेशन में आएगा। तो इसका मतलब है कि ये रिलेशन कौन सा हो जाएगा, सिमेट्रिक। अगर मैं और कुछ एग्जांपल दूं तो जैसे ब्रदर का रिलेशन, अगर A B का ब्रदर है तो B भी A का ब्रदर होगा, तो ये रिलेशन कैसा है, सिमेट्रिक है। A B अगर रिलेशन में आ रहा है तो B A भी आएगा। अगर फ्रेंड्स की बात करूं, फ्रेंड्स का जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक है कि नहीं, अगर A B का फ्रेंड है तो B भी तो A का फ्रेंड हुआ। तो इसका मतलब है कि फ्रेंड भी एक सिमेट्रिक रिलेशन है। बट क्या फादर और सन का रिलेशन सिमेट्रिक है? A B का फादर है तो B A का फादर नहीं हो सकता, और B A का सन होगा, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। तो इस तरह से रिलेशन सिमेट्रिक होते हैं कि जो रिलेशन A का B से है वही B का A से भी है, तो वो रिलेशन होते हैं सिमेट्रिक। सो अब मैं इसको रफ कर देता हूं और हम लोग आते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन पे। सो स्टूडेंट्स, अब देखते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। सो व्हाट इज ट्रांजिटिव रिलेशन? तो अगर एक कोई सेट है, फॉर सेट A रिलेशन R इज ट्रांजिटिव, किसी सेट A में रिलेशन R ट्रांजिटिव होगा, और इस बार मैंने जो सेट A लिया उसमें 4 हैं, 1 2 3 4 डिजिट्स हैं। सो इफ कोई भी रिलेशन कब ट्रांजिटिव होगा कि अगर AB बिलोंग करता है R को और BC भी बिलोंग करता है R को, AB भी करता है BC भी करता है, और फिर अगर AC भी बिलोंग करता है R को, तो वो रिलेशन होगा ट्रांजिटिव। अब आप कहेंगे सर ऊपर से निकल गया, हाँ जरा देखते हैं इसको एग्जांपल से समझते हैं। तो अगर 1 2 मान लीजिए रिलेशन है सेट A में है, अगर 1 2 है 2 3 है और 1 3 भी है, तो जरा देखिए 1 2 है 2 3 है और 1 3 है, तो 1 2 वाला ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। मतलब 1 2 है और 2 3 भी है, और अगर 1 3 भी है तो फिर रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव बोलेंगे। AB है
BC है तो ACB है, ये बीच वाले को अगर हम लोग कट कर दे तो जो लास्ट में आना चाहिए इन बीच वाले को छोड़ के आना चाहिए, बीच वाले डिजिट को छोड़ के आना चाहिए या बीच वाले एलिमेंट को छोड़ के आना चाहिए। तो 1 और 3 आना चाहिए, तो 1 और 3 है, इसका मतलब है कि रिलेशन क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। लेकिन अच्छा ये तो ट्रांजिटिव हो गया, लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये जानना है कि रिलेशन ट्रांजिटिव कब नहीं होगा। इसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाती है कई बार, उसको हम लोग एकदम क्लियर अच्छे से समझेंगे। तो जरा देखिए, कोई भी रिलेशन ट्रांजिटिव केवल और केवल तभी नहीं होगा जब AB भी हो, BC भी हो, बट AC ना। सपोज 1 2 है, 2 3 है और 1 3 ना होकर के 1 4 है, तो फिर रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा, क्योंकि AB भी है, BC भी है, बट AC नहीं है। AB भी है, BC भी है, और ट्रांजिटिव के लिए क्या है, AB है और BC हो तो फिर AC भी होना चाहिए। बट अगर AB भी है, BC भी है और अगर AC नहीं है तो फिर वो ट्रांजिटिव नहीं है। स्टूडेंट्स, अब एक और एग्जांपल हम लेंगे और उसमें देख के तो ये लगेगा कि ट्रांजिटिव नहीं है बट वो ट्रांजिटिव होगा। वही कंफ्यूजन को हमको क्लियर करना है। क्या है जरा देखिए, एक ही रिलेशन मैंने लिखा 1 2 और ये लिखा मैंने 3 4, 1 2 3 4। तो अब जरा देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं और एक लिखा मैंने, मान लीजिए 4 2 4 2, अभी इसको भी हम लोग चेक करेंगे सबको, लेकिन जरा मैं अलग से केवल ट्रांजिटिव के लिए देख लूं। इसमें तो हम चारों को देख लेंगे, 1 2 है, 3 4 है, 4 2 है, तो देखने से लगेगा ये ट्रांजिटिव नहीं है बट ये ट्रांजिटिव है। अब आप कहेंगे सर कैसे है, तो जरा देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा, ट्रांजिटिव बस केवल उस केस में ही नहीं होगा जब AB भी हो, BC भी हो और AC ना हो, तभी ट्रांजिटिव नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसा है कि AB है और BC नहीं है तो फिर हम आगे चेक नहीं करेंगे, हम उस रिलेशन को ट्रांजिटिव ही कह देंगे। बस एक ही कंडीशन में नहीं होगा ट्रांजिटिव, कब, जब AB भी है, BC भी है बट AC नहीं है, तब ट्रांजिटिव नहीं होगा। बाकी कंडीशन में ट्रांजिटिव हम उसको कहेंगे कि अगर AB है और BC नहीं है तो भी वो ट्रांजिटिव माना जाएगा। आगे चेक ही नहीं करेंगे, ट्रांजिटिव माना जाएगा। जैसे ये 1 2 है, AB है बट BC नहीं है, तो ये एलिमेंट ट्रांजिटिव के लिए क्वालिफाई हो गया। 3 4 है और इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ, 3 4 है और इसको मैं 1 तो एक रिलेशन लेते हैं R 1 2 है और 3 4 है, ठीक है। इस रिलेशन की बात करते हैं। ये देखने में आपको लगेगा कि ट्रांजिटिव नहीं है बट एक्चुअली में ये ट्रांजिटिव है। क्यों है, क्योंकि अब जरा देखिए, याद रखिएगा, AB और BC हो और AC ना हो तभी ट्रांजिटिव नहीं है। अगर AB है और BC नहीं है तो फिर हम चेक नहीं करेंगे और उसको हम लोग ट्रांजिटिव बोल देंगे। तो जरा देखिए, यहाँ पे AB है, 1 2 है बट 2 से स्टार्ट होने वाला कोई एलिमेंट नहीं है, यानी BC नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये ट्रांजिटिव के लिए क्वालिफाई हो गया। AB है बट BC नहीं है, 4 से स्टार्ट होने वाला दूसरा कोई नहीं है, तो इसका मतलब है ये भी ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग R1 R2 R3 R4 से भी चेक करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो जरा देखिए, पहले आइडेंटिटी के लिए चेक करते हैं। 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, तो 1 2 3 4 है, सारे एलिमेंट्स हैं, आइडेंटिटी है। क्या रिफ्लेक्सिव है? बिल्कुल आइडेंटिटी है तो रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्रिक है, 1 1 है तो उसका उल्टा 1 1 है, 2 2 है तो उसका उल्टा 2 2 है, 3 3 है तो उसका उल्टा 3 3 है, 4 4 के लिए भी है तो सिमेट्रिक है। और क्या ये ट्रांजिटिव भी है? तो जरा देखिए, AB है बट BC नहीं है, तो ये क्वालिफाई कर जाएगा। AB है, BC नहीं, क्योंकि 2 से स्टार्ट होने वाला और कोई नहीं है। उसी तरह 3 3 से भी नेक्स्ट से स्टार्ट होने वाला कोई नहीं है, 3 से स्टार्ट होने वाला कोई नहीं है, तो ये भी है ट्रांजिटिव के लिए और ये भी है, क्योंकि इनमें AB तो है बट BC वाला है ही नहीं, और BC वाला नहीं है तो फिर हम आगे चेक नहीं करेंगे, उसको ट्रांजिटिव कह देंगे। तो फर्स्ट वाला तो चारों है, चारों रिलेशन को क्वालिफाई करता है। अब R2 को देखते हैं। 1 2 है, अच्छा 1 1 है, 2 2 है, 2 2 नहीं है, सॉरी, और 2 2 नहीं है तो फिर आइडेंटिटी नहीं है, और क्योंकि 2 2 नहीं है तो फिर रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, आगे चेक ही नहीं करना है। सिमेट्रिक, 1 2 है तो उसका उल्टा 2 1 है, और 1 1 है तो उसका उल्टा
1 1 भी है, तो इसका मतलब है कि ये सिमेट्रिक होगा। क्या ये ट्रांजिटिव है? चेक करते हैं, जरा देखिए। 1 2 है, 2 1 है, ए बी है, बी सी है, ए बी है, बी सी है, तो ए सी भी है। जरा देखिए 1 2 है, 2 1 है, तो 1 1 भी है। जरा देखिए ए बी बी है, बी सी भी है, तो ए सी क्या होगा? 1 1 ही तो होगा, 1 1 है। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं। 2 1 है, ए बी है और बी सी है, ए बी है और बी सी है, और ए सी क्या होगा? देखिए 2 1 है और 1 1 भी है, तो इसका ए सी क्या होगा? 2 1 ही तो होगा, और 2 1 तो है ना, 2 1 ये वाला 2 1 है। बार बार तो लिखेंगे नहीं, उसी को हम लोग बार बार ज्यूम करेंगे। जितनी बार 2 1 आएगा वही 2 1, एक ही 2 1 सबको रिप्रेजेंट करेगा। तो ये भी क्वालिफाई कर गया। ए बी है, बी सी है, तो ए सी भी है। इसी तरह इसके लिए भी ए बी है, 1 1 है, तो 2 1 भी है, और इसके लिए 1 1 है, ए बी है, और देखिए बी सी भी है, 1 2 भी है, और ए सी भी क्या होगा? ए सी भी 1 2 होगा, और 1 2 है, 1 2 है। तो इसका मतलब है कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, लेकिन इसके अलावा भी और आइडेंटिटी में तो केवल उतने ही होने चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब है ये आइडेंटिटी नहीं है, बट ये रिफ्लेक्सिव है। क्या ये सिमेट्रिक भी है? 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है, तो सिमेट्रिक भी नहीं है, आगे चेक ही नहीं करना। क्या ये ट्रांजिटिव है? 1 2 है, 2 3 है, लेकिन 1 3 नहीं है। 1 3 क्या? AC ही तो 1 3 होगा, बट 1 3 नहीं है, तो इसका मतलब है ट्रांजिटिव नहीं है। फोर्थ को चेक करते हैं, जरा देखिए। 2 3 है, 3 4 है, तो क्या 2 4 है? हाँ है, तो फर्स्ट एलिमेंट क्वालिफाई हो गया। अच्छा, 3 4 है, AB है, BC है, तो क्या AC है? AC क्या होगा? 3 4 ही तो होगा, और 3 4 है। ठीक है, मैं एकदम आराम से समझा रहा हूँ। 2 4 है, AB है, BC है, जरा देखिए 2 4 है, 4 4 है, तो AC क्या होगा? 2 4 ही तो होगा, और 2 4 इसी को हम लोग ले लेंगे फिर से, तो ये भी क्वालिफाई हो गया। अब 4 4 है, AB है, बट क्या BC है? BC यानी 4 से स्टार्ट होने वाला कोई नहीं है, तो इसका मतलब है कि इसको भी ट्रांजिटिव हम लोग ले लेंगे, और ये हमारा ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, और बाकी आइडेंटिटी नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा, और सिमेट्रिक 2 3 है बट 3 2 नहीं है, तो सिमेट्रिक भी नहीं होगा। सो स्टूडेंट, ये हो जाएगा ट्रांजिटिव रिलेशन। एक और एग्जांपल देता हूं मैं, इससे आपको यार ये क्लियर होगा। और जरा देखिए, अगर एक रिलेशन डिफाइन है कि x इज लेस देन y, तो अगर x इज लेस देन y है और y इज लेस देन z है, रिलेशन ऐसे डिफाइन है, तो जरा देखिए ये रिलेशन फिर क्या ट्रांजिटिव होगा? ट्रांजिटिव कब होगा? जब AB हो और BC हो, तो फिर AC भी होना चाहिए, AC भी उस रिलेशन को फॉलो करना चाहिए। तो जरा देखिए, अगर x छोटा है y से और y छोटा है z से, तो हम क्या ये भी कह सकते हैं कि x भी छोटा होगा z से? AB है, BC है और AC भी है। एक एग्जांपल से, नंबर से समझाते हैं। मान लीजिए 1 और 2 और 3 नंबर है, 1 लेस देन है 2 से और 2 लेस देन है 3 से, तो क्या 1 लेस देन होगा 3 से? जी हाँ, होगा। इसका मतलब है कि जो इस लेस देन वाला रिलेशन है वो ट्रांजिटिव है, क्योंकि अगर AB और BC होते हैं तो फिर AC भी होता है। इसका मतलब है कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट है हम लोग का एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। इसको हम लोग हिंदी में प्रतिसममित भी बोलते हैं, और ये लगभग उल्टा है सिमेट्रिक का, लगभग, एग्जैक्टली नहीं है, वो हम लोग पूरा क्लियर अभी देखते हैं। तो ये रिलेशन है कि फॉर सेट A रिलेशन R is anti-symmetric if AB belongs to R then BA does not belongs to R। यानी अगर AB R को बिलोंग करे और BA अगर R को बिलोंग ना करे, तो फिर हम लोग कहेंगे एंटी सिमेट्रिक है। जरा देखिए, सिमेट्रिक में क्या था कि अगर AB बिलोंग करे R को, तो फिर BA भी बिलोंग करना चाहिए R को, तो सिमेट्रिक होगा। बट यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है कि अगर AB बिलोंग करता है R को, तो फिर BA बिलोंग नहीं करना चाहिए R को। अगर B बिलोंग नहीं करता है तो हम लोग कहेंगे एंटी सिमेट्रिक है। लेकिन एक और
इसमें पार्ट है जो कंफ्यूजन थोड़ा सा करता है, इसी को हम लोग को क्लियर करना है। ए बी बिलोंग्स टू आर है। एंटी सिमेट्रिक में एक और भी चीज ऐड की जाती है कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है और बी ए भी बिलोंग्स टू आर है, तब भी एक कंडीशन है कि एंटी सिमेट्रिक हो सकता है। पहली वाली डेफिनेशन में या पहले वाले पार्ट में क्या कहा जा रहा है कि अगर ए बी है और बी ए नहीं है तो फिर एंटी सिमेट्रिक है। ए बी है और बी ए फिर नहीं होना चाहिए, तो फिर क्या होगा, एंटी सिमेट्रिक। लेकिन एक कंडीशन है ऐसी कि अगर ए बी है और बी ए है तो भी हम लोग एंटी सिमेट्रिक कर लेते हैं। वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन ये है कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है और बी ए भी बिलोंग्स टू आर है, तब भी हम लोग इसको एंटी सिमेट्रिक कह सकते हैं, लेकिन ए इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, बी। दोनों इक्वल होने चाहिए एलिमेंट्स। ठीक है, मैं एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे अगर ये एक आर रिलेशन है, ध्यान से देखिए एकदम क्लियर हो जाएगा। 1 2 है और 2 1 है, एक ये रिलेशन है, तो ये सिमेट्रिक हो, सिमेट्रिक है। और एंटी सिमेट्रिक, सिमेट्रिक है, एंटी सिमेट्रिक नहीं। ठीक है, बट एक ये है, 1 2 है और 3 4 है। तो 1 2 है बट 2 1 नहीं है, 3 4 है बट 4 3 नहीं है। इसका मतलब है ये सिमेट्रिक नहीं है बट एंटी सिमेट्रिक है। लेकिन जरा देखिए एक रिलेशन ये है आर, 1 1 2 2, ये सिमेट्रिक है। 1 1 है तो उसका उल्टा 1 1 भी है, 2 2 है तो उसका उल्टा 2 2 भी है, तो ये सिमेट्रिक होगा। ये क्या एंटी सिमेट्रिक होगा? यहां कंफ्यूजन हो सकती है। जी हाँ, ये एंटी सिमेट्रिक भी होगा। कैसे होगा? क्योंकि जरा देखिए उसने बोला था एक कंडीशन है जब ए बी और बी ए दोनों बिलोंग करें तो भी एंटी सिमेट्रिक माना जा सकता है, लेकिन ए इज इक्वल टू किसके होना चाहिए, बी के। तो जरा देखिए 1 1 है, उसका उल्टा 1 1 भी है, लेकिन दोनों क्या है, इक्वल है, तो फिर हम इसको क्या कहेंगे, एंटी सिमेट्रिक कहेंगे। 2 2 है, उसका उल्टा 2 2 भी है और दोनों इक्वल है, तो सिमेट्रिक भी है और एंटी सिमेट्रिक भी इसको अलाउ करता है। ठीक है, तो ए बी भी है, बी ए भी है, तब भी एक कंडीशन में एंटी सिमेट्रिक हो सकता है, और वो कंडीशन ये है कि दोनों इक्वल होने चाहिए, उनके उल्टे भी इक्वल होने चाहिए। तो 1 1 है, उसका उल्टा 1 1 भी है, दोनों इक्वल है, एंटी सिमेट्रिक है। सो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। और जरा एक चीज ध्यान दीजिए कि ये जितने भी हैं, मान लीजिए एक सेट ए है, 1 और 2 ही हैं, और उसमें से मैंने एक रिलेशन बनाया है 1 1 और 2 2, तो ये सिमेट्रिक भी है, ये एंटी सिमेट्रिक भी है और ये आइडेंटिटी भी है। तो जो आइडेंटिटी रिलेशन होते हैं वो सिमेट्रिक भी हो जाते हैं और एंटी सिमेट्रिक भी हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उनका उल्टा भी होता है और दोनों इक्वल भी होते हैं। तो आइडेंटिटी भी हो जाता है, सिमेट्रिक भी हो जाता है और एंटी सिमेट्रिक भी हो जाता है। ठीक है, सो अब एक लास्ट है और वो ऐसा कुछ खास नहीं है, बहुत सिंपल सा है, उसको भी बस हम लोग समझ लेते हैं, ये इंट्रो पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट है इक्विवेलेंस रिलेशन, तुल्यता संबंध। इसमें कुछ अलग से कोई नई प्रॉपर्टी हमको नहीं देखना है। कोई भी अगर ऐसा रिलेशन है, कोई भी अगर ऐसा रिलेशन है जो आइडेंटिटी भी है, सॉरी आइडेंटिटी नहीं, जो सिमेट्रिक भी है, जो रिफ्लेक्सिव भी है और जो ट्रांजिटिव भी है, जो ट्रांजिटिव भी है, तो ऐसा कोई रिलेशन जो सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, उसको हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन या तुल्यता संबंध। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने एक सेट लिया 1 2 3 और मैंने ले लिया 1 1 2 2 3 3, ठीक है, और बस इतना ही ले लेते हैं, तो हम देख सकते हैं ये रिफ्लेक्सिव भी है, 1 1 2 2 3 3 सारे एलिमेंट्स का अपने से रिलेशन है, तो रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है। 1 1 है तो उसका उल्टा 1 1 है, 2 2 है तो उसका उल्टा 2 2 है, 3 3 है तो उसका 3 3 है, तो सिमेट्रिक भी है और ये ट्रांजिटिव भी है, क्योंकि ए बी तो है बट बी सी नहीं है, और बी सी नहीं है तो फिर हम लोग ट्रांजिटिव पे टिक कर देंगे। ठीक है, सो ये रिलेशन क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों को फॉलो करता है।
सो आई होप कि आपको क्लियर हो जाएगा। ये सारे रिलेशन थे जिनको हम लोग एक्सरसाइज 1.1 में यूज़ करेंगे सॉल्व करने के लिए। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। एंड टिल देन कीप स्टडिंग, पढ़ते रहिए और टेक केयर योरसेल्फ।